नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष्ण और आपका स्वागत करता हूं आपके चैनल। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं हमारी प्यारी टेनेट होमा वीकली कैंडल पर एक वीडियो। ये वीडियो मैंने क्यों बनाया, उसके दो कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि मैं आपके साथ इसकी लाइव परफॉर्मेंस शेयर करना चाहता था जो मैं अपने अकाउंट में कर रहा हूं, तो वो कैसा चल रहा है। दूसरा कारण है, इसमें कुछ नए अपडेट्स और इम्पॉर्टेंट अपडेट्स मैंने किए हैं, तो वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लाइव परफॉर्मेंस कैसी चल रही है मेरे अकाउंट में। और उससे पहले मैं आपको थोड़ा याद दिला दूं कि ये स्ट्रैटेजी है क्या। जिन लोगों ने शायद इसका पहले वीडियो नहीं देखा होगा, स्ट्रैटेजी समझने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। पहले जो मैंने बनाया है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लेकिन जिन लोगों ने देखा है, थोड़ा सा रिमाइंड कराने के लिए कि इसमें होता क्या है, कौन सी स्ट्रैटेजी है ये है वो स्ट्रैटेजी जिसमें हमारे पास दो टीम्स होती हैं ETFs की, रेड टीम एंड ग्रीन टीम। तो जब किसी इंडेक्स में बुलिश कैंडल बनती है तो हम ग्रीन टीम के ETFs को बाय करते हैं, और जब बियरिश कैंडल बनती है, रेड कैंडल बनती है, तो हम रेड टीम के ETFs को बाय करते हैं। बाकी पूरा डिटेल में समझने के लिए आप वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। अब मैं बात करता हूं कि इसकी लाइव परफॉर्मेंस कैसी चल रही है जो मैं अपने अकाउंट में कर रहा हूं, रियल ट्रेड्स जो कर रहा हूं। तो उसके लिए इस गूगल शीट को देखते हैं जहां मैं सब कुछ मेंटेन करता हूं। जैसे आपको पता ही होगा, किसी भी स्ट्रैटेजी को जब मैं करता हूं तो उसकी एक गूगल शीट बनाता हूं जहां मैंने कब क्या बाय किया, कब क्या सेल किया, वो सब कुछ मेंटेन होता है। और उसकी ऑटोमेटिकली समरी निकल के आती है कि परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है, मंथ ऑन मंथ, ओवरऑल XIRR क्या आ रहा है, वो सब। तो ये जो पेज है टेनेट होमा कैंडल का, ये है XIRR वाली शीट। तो यहाँ से हमें ये मेजर करने को मिल जाता है कि ओके, जिस पीरियड से हमने स्टार्ट किया उस पीरियड से लेके आज तक निफ्टी 50 ने कैसा परफॉर्म किया है और हमारी स्ट्रैटेजी कैसा परफॉर्म कर रही है। उससे हमें थोड़ा आइडिया होता है कि हाँ, क्या हम निफ्टी को बीट कर रहे हैं या फिर ये स्ट्रैटेजी निफ्टी को भी बीट नहीं कर पा रही है। तो यहाँ ब्लू वाले टेबल में देखेंगे तो फर्स्ट डेट है 30 अप्रैल 2025। ये वो डेट है जब मैंने पहली बाइंग करी थी स्ट्रैटेजी में, यानी कि स्ट्रैटेजी को स्टार्ट किया था। और लास्ट डेट है जो भी आज की डेट है, मतलब आज 31 अगस्त 2025 है, तो वो डेट आ गई है। तो इसे एग्जैक्टली 4 मंथ्स हो गए हैं। तो 4 मंथ्स की परफॉर्मेंस हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो फर्स्ट डे जब मैंने स्टार्ट किया था उस दिन निफ्टी था 24,334 के लेवल पे, और जब लास्ट क्लोजिंग हुई है तब निफ्टी 24,427 के लेवल पे, मतलब थोड़ा सा उठा है, जो कि है 0.38%। और इसे अगर एनुअलाइज रेट में देखें, मतलब अगर पूरे साल यही परफॉर्मेंस रहता है निफ्टी का, तो एनुअली वो बढ़ेगा 1.13%। और अगर हम देखें कि हमारी स्ट्रैटेजी ने कैसा परफॉर्म किया है इस पीरियड में, तो उसका XIRR हम देखते हैं, वो है यहाँ पे 9.57%। तो इस XIRR को और ये जो प्रो रेटा एनुअल इंक्रीज निफ्टी का है, इसको आपस में कंपेयर करना होता है ताकि हमें एनुअल बेसिस पे क्या परफॉर्मेंस है वो पता चल जाए। तो यहाँ निफ्टी 1.13% बढ़ा, वहीं हमारा XIRR इस स्ट्रैटेजी का 9.57%, मतलब निफ्टी को बहुत अच्छे से इसने बीट किया है, बहुत अल्फा जनरेट किया है। ठीक है, अब बात करते हैं कि मंथ ऑन मंथ क्या प्रॉफिट्स बनाए स्ट्रैटेजी ने। तो उससे पहले मैं ज़रा कैपिटल मैनेजमेंट आपको बता दूं कि मैंने किस किस तरह कैपिटल इसमें डाला। तो जिस दिन मैंने स्टार्ट किया था मैंने ये माना था कि 5 लाख का टोटल कैपिटल लेके चलूंगा। उसके बाद मेरी कुछ और स्ट्रैटेजीज में सेलिंग आई, जिसको मैंने यहाँ डाइवर्ट कर दिया, क्योंकि मुझे इस स्ट्रैटेजी में अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे थे। तो जहाँ भी मुझे अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं और किसी स्ट्रैटेजी में जहाँ मुझे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है और रिटर्न्स उतने अच्छे नहीं आ रहे हो, तो मैं फंड्स को मूव कर देता हूँ अच्छी स्ट्रैटेजी में जहाँ मुझे सेफ्टी भी हो, क्योंकि ये ETFs में है तो यहाँ सेफ्टी है, तो इसे मुझे फंड बढ़ाने में कोई परेशानी नहीं होती, कोई मेंटल पीस नहीं जाता मेरा, क्योंकि ये ETFs हैं। तो मेरा PSU बैंक बीज में कोई स्ट्रैटेजी चल रही थी, वहां मैंने सेल करके उसका कैपिटल यहाँ पे डाल दिया 1,17,000 28 मई को। और उसके बाद मेरी VSIP चल रही थी ऑटो के एक ETF में, उसका कैपिटल मैंने 10 जून को इस स्ट्रैटेजी में डाल दिया 1,76,000। तो इसका टोटल अमाउंट हो गया, मैंने जो अपनी पॉकेट से डाल दिया 7,93,000। डाल दिया का मतलब ये नहीं कि इन्वेस्ट कर दिया, मैंने एलोकेट कर दिया कि इतना तक मैं इन्वेस्ट कर सकता हूं, और उसके हिसाब से पर ETF बाय अमाउंट निकल के आता है, जैसा कि आपको पता होगा। ठीक है, तो ये करंट होल्डिंग में हमारा इन्वेस्टमेंट पर ट्रांजैक्शन उसके हिसाब से बढ़ता घटता रहता है जैसे जैसे हम कैपिटल बढ़ाते घटाते हैं। तो अगर हम प्रॉफिट्स की बात करें तो सोल्ड शीट में हमें दिख जाता है मंथ ऑन मंथ क्या प्रॉफिट रहे हैं। तो 30 अप्रैल को स्टार्ट किया, उसके बाद मई वाले मंथ में 3,500 का प्रॉफिट हुआ और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट हुआ था 1,43,000।
तो मंथली प्रॉफिट हो गया 2.48%, उसके बाद जून में हुआ 2.81%, जुलाई में हो गया 1.26%, और अगस्त में कैपिटल ज़्यादा इन्फ्यूज़ हुआ लेकिन प्रॉफिट्स कम हुए, इसलिए यहाँ पे ये थोड़ा गिर गया है। तो ऐसा तो होता ही है, जब मार्केट साइडवेज हो जाता है या बियरिश हो जाता है, हमारा इन्वेस्टमेंट बढ़ जाता है लेकिन प्रॉफिट बुकिंग धीरे हो जाती है, तो ऑफकोर्स परसेंटेज कम हो जाएगी। लेकिन अभी तक इसने मंथ ऑन मंथ मुझे रिटर्न्स दिए हैं, और जैसा कि मैंने XIRR वाइज आपको दिखाया वो बहुत ही फिनोमिनल है कंपेयर टू निफ्टी ने क्या किया वर्सेस हमारी स्ट्रैटेजी ने क्या किया। और इसी शीट में हमें यहाँ सुपरस्टार परफॉर्मेंस दिख जाती है कि किस ETF ने कैसा परफॉर्मेंस दिया है। ठीक है, तो इसको मैंने सॉर्ट किया है, जिसने सबसे ज़्यादा प्रॉफिट दिए हैं वो सबसे ऊपर आ रहा है, और जिसने सबसे कम दिए हैं वो सबसे नीचे आ रहा है। ठीक है, तो MON 100 में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हुए हैं मुझे। अब आप सोचेंगे कि जो मैंने शीट आप लोगों को दी थी उसमें तो MON 100 ETF था ही नहीं, तो जो मैं न्यू अपडेट्स आपके साथ शेयर करने वाला हूँ उसमें मैं बताऊंगा कि ये MON 100 कैसे आया मेरी शीट में। ठीक है, बाकी MON 100, MONQ ये वाले हैं जो आपकी शीट में नहीं होंगे। इसके अलावा जो IT के हैं, जैसे ITBs यहाँ पे दिखेगा हमें, वो भी आपकी शीट में नहीं होंगे। तो इसका जो नया अपडेट है वो मैं आपको बताऊंगा क्यों मेरी शीट में ये हैं और कब तक रहेंगे, क्यों रहेंगे, वो सब सारी डिटेल्स अभी शेयर करता हूँ। ठीक है, उसके आगे मैं चलूँ परफॉर्मेंस ग्रीन टीम और रेड टीम का देखने के लिए, तो यहाँ देखेंगे आप नेक टू नेक चल रहे हैं। तो इसका यही फायदा होता है स्ट्रैटेजी में, अगर ग्रीन कैंडल बन रही है तो भी हम प्रॉफिट बुक कर रहे होते हैं किन्हीं ETFs में, अगर रेड कैंडल बनने लगती हैं तो हम प्रॉफिट बुक कर रहे होते हैं किन्हीं ETFs में। तो दोनों सिचुएशन में ये हमें जितवाने की कोशिश करता है, चाहे मार्केट बुलिश हो जाए ग्रीन हो जाए, चाहे वो बियरिश हो जाए रेड हो जाए। अब मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत बियरिश हो जाए तो प्रॉफिट आते ही रहेंगे, लेकिन जब मार्केट नीचे जाता है उसके बाद रिकवरी दिखाता है तो हमारा जो रेड कैंडल में हमने बाय किया होता है वो हमें प्रॉफिट देते हैं। अगर मार्केट लगातार बुलिश है तो जो हम ग्रीन कैंडल्स के हिसाब से बाय कर रहे हैं वो हमें प्रॉफिट देते रहते हैं। तो दोनों तरफ की साइड में हमें विन विन सिचुएशन मिलती है, एक बैलेंस बना रहता है। बाकी ये मैंने अपनी पर्सनल शीट में इंडेक्स को भी ट्रैक किया है कि किस इंडेक्स ने कितना प्रॉफिट दिया। ये आपकी शीट में नहीं होगा क्योंकि मैं अपनी शीट में बहुत सारा डेटा एनालाइज करता रहता हूँ, उसके हिसाब से चेंजेस करता हूँ, उसके हिसाब से एनहांसमेंट करता हूँ। तो ये वाला चीज़ मैंने आपकी शीट में नहीं डाला है, तो डोंट वरी, ये क्वेश्चन मत पूछिएगा मुझसे कि हमारी शीट में क्यों नहीं है। फ्यूचर में शायद मैं डाल दूंगा, लेकिन फिलहाल आपकी शीट में ये इंडेक्स वाला सेक्शन नहीं है। यहाँ सिर्फ हमें ये देखने को मिलता है किस इंडेक्स ने सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है। तो यहाँ आप देखेंगे MON 100 ने सबसे बढ़िया दिया है, उसके बाद निफ्टी 50 ने दिया है। ओवरऑल निफ्टी 50 में हमने थोड़ी देर पहले देखा कि कितना परफॉर्मेंस था, लेकिन यहाँ पे हमने अच्छा खासा कंपेरेटिव प्रॉफिट कमाया है। और करंट होल्डिंग में जाके ये देख लेते हैं कि करंट सिचुएशन क्या है, अभी मैंने कितना इन्वेस्ट किया है, उसमें नोशनल प्रॉफिट लॉस क्या चल रहा है। तो यहाँ पे करंटली इन्वेस्टेड अमाउंट मेरा आ रहा है 3,21,000, उसकी करंट वैल्यू है 3,12,000, यानी कि वो 9,000 के नोशनल लॉस में है, विच इज -2.81%। और टोटल ETFs अभी मेरे पास 13 है जो मैंने बाय करके रखे हुए हैं, जो आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। और इनकी समरी राइट हैंड साइड में दिख जाती है कि कौन प्रॉफिट में है, कौन लॉस में है। तो सिर्फ एक ही अभी प्रॉफिट में है, बाकी सब लॉस में चल रहे हैं क्योंकि मार्केट तो गिर ही रहा है। आपको पता ही होगा, जाके चार्ट खोलेंगे तो आपको दिख जाएगा लगातार मार्केट कैसे गिरा है। लेकिन फिर भी हमने कुछ ना कुछ प्रॉफिट बनाए हैं गिरते हुए मार्केट में भी, जो कि मैंने अभी सोल्ड शीट में आपको दिखाया। और इसमें आप देखेंगे रिमेनिंग कैपिटल, जो कैपिटल मैंने एलोकेट किया है उसमें से अभी भी 60% मेरा नहीं हुआ है इन्वेस्ट। तो अगर मार्केट और गिरता है तो मैं रेड कैंडल्स में बाय करूंगा, बीच में कोई रिकवरी आती है तो ग्रीन कैंडल्स में होगा। तो बाइंग सेलिंग चलती रहेगी और धीरे धीरे मेरा कैपिटल एलोकेट होता रहेगा। और सारा कैपिटल खत्म भी हो गया, मेरे पास किसी और स्ट्रैटेजी से कैपिटल फ्री हुआ, या फिर जो मैंने इमरजेंसी के लिए लोअर मार्केट में परचेस करने के लिए कैपिटल रखा है मैं वहां से एलोकेट कर दूंगा, क्योंकि मैं वो हमेशा रखता हूं। क्योंकि मार्केट कहां तक गिर जाए मुझे नहीं पता, तो अप टू 15-20% मार्केट गिरने तक के लिए मेरे पास कैपिटल रहता है, ताकि मैं हर मार्केट में बाय करने की सिचुएशन में रहूं। मेरा गोला बारूद, जैसा कि मेरे गुरुजी महेश सर कहते हैं, कैपिटल हमारा गोला बारूद है, वो खत्म नहीं होना चाहिए, वो हमेशा हमारे पास रहना चाहिए। जब तक गोला बारूद है हम लड़ाई में डटे रहेंगे। गोला बारूद खत्म भी हो गया तो पेशेंस का गोला बारूद बचा रहना चाहिए। पेशेंटली वेट करेंगे कि प्रॉफिट बुकिंग आए और हम फिर सेल करना स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों ये तो हो गया लाइव परफॉर्मेंस। कमेंट करके बताइएगा आपको कैसा लगा। अब मैं बात करता हूं न्यू अपडेट्स की, कि शीट में मैंने क्या क्या न्यू अपडेट्स आप लोगों के लिए किए हैं, उनकी महत्ता क्या है, उनका इंपॉर्टेंस क्या है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट अपडेट है, अब से हम मंडे टू फ्राइडे का वीक यूज करेंगे अपने कैंडल्स को ग्रीन रेड जोन में देखने के लिए। अभी तक हम क्या करते थे, फ्राइडे से हमारा कैंडल स्टार्ट होता था, उसका ओपन प्राइस चेक करते थे,
और थर्सडे को वो कहाँ क्लोज हुआ उसके हिसाब से हम देखते थे कि फ्राइडे को यहाँ पे ओपन हुआ, थर्सडे को वहां हुआ, तो ग्रीन बना या रेड बना। तो हमारा वीक था फ्राइडे स्टार्टिंग डेट, थर्सडे एंड डेट। और ये हमने क्यों किया था, क्योंकि थर्सडे को एक्सपायरी होती थी निफ्टी की, बैंक निफ्टी की, लेकिन अब वो शिफ्ट हो गई है ट्यूसडे को, और हो सकता है आगे जाके फ्यूचर में कुछ और हो जाए। तो वो सब झंझट हटाने के लिए हम स्टैंडर्ड वीक फॉलो करने वाले अब से, मतलब मैं करने वाला हूँ। शीट में मैंने चेंज कर दिया, आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको फिर भी कोई नॉन स्टैंडर्ड मतलब किसी और टाइप का वीक फॉलो करना है, वो मैं आपको दिखा दूंगा कि कैसे मैनुअली आप अपना वीक सेट कर सकते हैं। स्टैंडर्ड मंडे टू फ्राइडे वीक शीट में फॉलो करने का एक और फायदा होगा, वो मैंने ऑटोमेशन कर दिया है। जो भी स्टार्ट डेट होगी मंडे का, जो भी डेट होगा, अगर मंडे छुट्टी नहीं है तो वो दूसरी ट्यूसडे की ढूंढेगा, अगर ट्यूसडे भी छुट्टी है तो वो अगली वेंसडे की डेट ढूंढेगा। वो ऑटोमेशन मैंने लगा रखा है। उसी तरह एंड डेट के लिए भी, जो कि फ्राइडे को हमारा एंड डेट होता है, अगर फ्राइडे छुट्टी है तो एक पहले थर्सडे को देखेगा, अगर वो भी छुट्टी है तो एक पहले वेंसडे को देखेगा। वो सारा ऑटोमेशन मैंने शीट में लगा रखा है ताकि शीट ऑटोमेटिकली हमारा वीक अपडेट करते हुए चले। वो दिखाता हूं मैं आपको शीट में कैसे हो रहा है। तो ये ऑटोमेशन मैंने बहुत पहले लगा दिया था। आप चेंज लॉग में जाके देखेंगे तो आपको दिख जाएगा कि ऑटोमेटिकली डेट अपडेट होना कब से शुरू हो गए थे। तो 12 जून को मैंने ये अपडेट लगा दिया था। नाउ द वीक स्टार्ट एंड एंड डेट्स इन करंट होल्डिंग्स विल पॉपुलेट ऑटोमेटिकली ऑन सैटरडे। वो ऑटोमेटिक अपडेट हो जाती थी, लेकिन अब जो नया अपडेट आया है वो मंडे को अपडेट होगा, क्योंकि मंडे से नया वीक स्टार्ट होगा। तो हमारी शीट में क्या होगा, आप यहाँ पे देखेंगे वीक स्टार्ट डेट, यहाँ एक फॉर्मूला लगा हुआ है जो कह रहा है इज इक्वल टू AS2, मतलब ये सेल AS2 को रेफर कर रहा है। वहां पे जो डेट होगी वो यहाँ आ जाएगी। तो ये ऑटोमेटिकली अभी पिछला मंडे दिखा रहा है क्योंकि आज संडे है, जैसे ही कल का मंडे होगा ये ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। और उसी तरह वीक्स एंड डेट होगी फ्राइडे। ठीक है, ये कैसे कैलकुलेट करती है शीट ऑटोमेटिकली, उसके लिए मैंने राइट हैंड साइड में यहाँ पे जीरोधा का एक लिंक है जो पब्लिक लिंक है, जहां से हॉलीडे कैलेंडर पुल हो जाता है। ठीक है, हॉलीडे कैलेंडर से हमें ये पता चल जाता है कि किस दिन छुट्टी है, और उसमें से छुट्टी का मंडे या फ्राइडे तो नहीं पड़ रहा है क्योंकि वो हमारे वीक को इफेक्ट करेगा, इसलिए वो मैं यहाँ ऑटोमेटिकली निकाल लेता हूँ। और उसके बाद मैंने यहाँ राइट हैंड साइड में एक टेबल डाला हुआ है जिससे ये निकालता है कि ओके पिछले 8 दिन में कौन कौन से दिन गए, उसमें से लास्ट मंडे कौन सा था, नेक्स्ट फ्राइडे कौन सा आने वाला है, वो सारी डेट्स यहाँ पे निकालता है। अगर उस मंडे या फ्राइडे में छुट्टी होगी तो वो डेट निकालता है जिस दिन छुट्टी ना हो। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली हो जाता है और ये डेट्स यहाँ पे हमारी करंट होल्डिंग शीट में ऑटो पॉपुलेट हो जाती हैं। अगर आपको इन डेट्स को ऑटोमेटिक नहीं रखना है, अपने हिसाब से चेंज करना है मैनुअली, तो आप यहाँ पे जो फॉर्मूला है उसे डिलीट करके अपनी डेट खुद टाइप कर सकते हैं। उसके हिसाब से ये शीट कैलकुलेट करेगी आपका वीकली डेटा। ओके, और आपको पता ही होगा कि जिस भी दिन हम लास्ट डेट रखते हैं उसी दिन ये कैलकुलेट करती है कैलेंडर का ग्रीन या रेड होना। अगर सपोज ये 29 अगस्त दिखा रही है और आज मार्केट खुला होता तो ये मुझे आज के हिसाब से नहीं दिखाती कि कोई बाइंग सिग्नल आया, क्योंकि बाइंग सिग्नल सिर्फ और सिर्फ जो भी एंड डेट होती है उसी दिन मुझे दिखता है। तो जब नेक्स्ट फ्राइडे आएगा तब मैं इस शीट को खोलूंगा तो ये बताएगी कि मुझे क्या न्यू बाय करना है, क्या बिड में बाय करना है। उसके अलावा और किसी दिन ये नहीं बताती है, क्योंकि हमें सिर्फ वीक में एक ही बार बाय करना होता है। हाँ, अगर सेलिंग आती है तो सेलिंग जिस भी दिन आए हम सेल कर देते हैं टारगेट के हिसाब से, लेकिन बाइंग सिर्फ और सिर्फ वीक के एंड में होती है, जो भी एंड डेट हम फॉलो कर रहे हैं। तो अब से हम मंडे टू फ्राइडे फॉलो करेंगे, तो फ्राइडे के दिन हम शीट को खोलेंगे और चेक करेंगे कि क्या न्यू बाय है और क्या बिड्स हैं। बिड्स मतलब जो एवरेजिंग है, जो गिरे हुए ETFs हैं उसमें किस में बिड करना है, एक ETF में हम बिड कर लेते हैं। ठीक है, और फ्राइडे को भी 3 बजे के बाद 3 PM के बाद खोलना होता है ताकि फ्राइडे वाली कैंडल भी बन जाए और उसके हिसाब से हमें ये डिसीजन लेने में मदद करे। तो ये है 2 इंपॉर्टेंट अपडेट्स। तो ये अपडेट्स मैंने 29 अगस्त को किए थे। अगर आपने शीट 29 अगस्त से पहले ले रखी है तो इस शीट को कॉपी कर लीजिएगा और अपना डेटा उसमें ट्रांसफर कर लीजिएगा ताकि आपको ये अपडेट्स मिल जाएं। फिर नेक्स्ट है मैनुअली पिकिंग एडिशनल ETFs बेस्ड ऑन SRTV। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने जो आपको दिखाया MON 100 के ETFs मेरी शीट में है और उसमें अच्छा खासा प्रॉफिट भी हुआ है। तो मैंने वो क्या किया था, एक महेश सर का वीडियो आया था SRTV, जिसमें उन्होंने बताया था कि शेयर जीनियस टेक्निकल वैल्यूएशन कैसे निकालते हैं किसी ETF के लिए। उससे हमें पता चलता है कि ETF गिरा हुआ है या बहुत बड़ा हुआ है। तो जब ETF गिरा हुआ होता है तो वो एक सस्ते वैल्यूएशन पे अवेलेबल है। ठीक है, तो इसके लिए मैंने आपको शीट भी दे रखी है। अगर आप अपनी टेनेट शीट में जाएंगे और स्ट्रैटेजी शीट में जाएंगे, यहाँ पे मास्टर ETF शीट का लिंक है। इस शीट को जब आप खोलेंगे तो उसमें एक SRTV वाली शीट आपको दिखाई देगी।
ठीक है, ये SRTV वाली शीट है। मैंने यहाँ पे महेश सर के उस वीडियो का लिंक भी दे रखा है जहाँ पे उन्होंने SRTV को पूरा समझाया है। इसमें मैंने अपनी पर्सनल वीडियो कोई नहीं बनाई है क्योंकि बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी है लेकिन बहुत इफेक्टिव है, तो ऐसा कोई एनहांसमेंट की ज़रूरत मुझे इसमें दिखी नहीं, तो मैंने अपना वीडियो नहीं बनाया। महेश सर का वीडियो देख के आपको समझ में आ जाएगा कि SRTV क्या होता है, लेकिन हाँ मैंने शीट आप लोगों के लिए बनाई है ताकि आप आसानी से वो ETFs पहचान सकें कि किस में हम SRTV के हिसाब से बाइंग कर सकते हैं। तो बेसिकली SRTV कहता है कि जब SRTV की वैल्यू 0.96 से नीचे हो तो वो एक सस्ते वैल्यूएशन पे ETF अवेलेबल है, उसमें हम बाइंग कर सकते हैं। महेश सर के वीडियो के हिसाब से हम SIP में बाइंग कर सकते हैं, लेकिन ये वाली स्ट्रैटेजी में जो भी हम रूल्स फॉलो करते हैं वो वाले रूल्स के हिसाब से बाइंग करेंगे। और जब SRTV 1.12 के ऊपर चले जाए तो वो महंगा हो चुका है, उसको हम हटा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको दिखेगा जो भी ETF सबसे कम SRTV है वो सबसे ऊपर आ रहे हैं और ग्रीन में वो आ रहे हैं जो इस थ्रेशहोल्ड के नीचे हैं 0.96। जैसे कि यहाँ ग्रो रेल का ETF है जो कि बेस्ड है निफ्टी इंडिया रेलवेज PSU पर, उसका SRTV चल रहा है 0.92। ये मैं पर्सनली अपनी शीट में नहीं डालूंगा क्योंकि ये बहुत नया ETF है, तो इसके बहुत डेटा अवेलेबल नहीं है, तो पर्सनली मैं इसे प्रेफर नहीं करूंगा। अगर आप चाहें तो आप अपनी शीट में डाल सकते हैं। हाँ, मोर रियलिटी का ETF है 0.96 और रियलिटी से रिलेटेड मतलब जो रियल एस्टेट होता है उससे रिलेटेड ये ETF है, तो वो अपने SRTV के हिसाब से बहुत नीचे चल रहा है। तो मैंने क्या किया था, कुछ समय पहले इसी तरह MON 100 का ETF SRTV के नीचे आया था, तो मैंने MON 100 का ETF अपने ग्रीन टीम में डाल दिया। आपको दिखाता हूँ अपनी शीट में। तो स्कैनर शीट में हमें यहाँ पे जो ये येलो एरिया है, ठीक है, आपको दिखेगा यहाँ पे MON 100 का ETF डाल दिया और उसका अंडरलाइंग इंडेक्स, क्योंकि एज सच कोई इसका गूगल फाइनेंस पे इंडेक्स अवेलेबल नहीं है, तो जिसका भी इंडेक्स अवेलेबल नहीं होता है मैं सेम जो भी ग्रीन टीम में ETF है उसको इंडेक्स में भी यूज कर लेता हूं, ताकि उसके हिसाब से मुझे ग्रीन या रेड सिग्नल पता चल जाए कि उसकी कैंडल कैसी बनी है, रेड बनी है या ग्रीन बनी है। ठीक है, तो ये MON 100 मैंने यहाँ पे ऐड किया, ये जो येलो वाले में है उसका G9 उसको कोड दे दिया, तो ये देखिए कोड G1 G2 G3 G4 इस तरह G8 G9 तक एक यूनिक कोड उसे मिल जाए। MON 100 डाल दिया यहाँ पे और इसके इंडेक्स को यहाँ पे MON 100 यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, उसी तरह ITBs का भी SRTV बहुत नीचे चल रहा था, तब मैंने इसे यहाँ पे डाल दिया था। इसमें बाइंग खूब सारी आ गई है, सेलिंग अभी तक एक ही आई है, तो ठीक है, जब IT ऊपर जाने लगेगा तो इसमें सेलिंग आएगी, तब इसका फायदा उठाएंगे। MON 100 में ऑलरेडी बहुत सारी सेलिंग आ चुकी है और ये ऑलमोस्ट अपने ऊपर के SRTV के लेवल पे जा चुका है, तो इसको मैं अब हटाने वाला हूँ अपनी शीट से और मोर रियलिटी को अपनी शीट में डाल लूंगा। तो यहाँ पे हमें इंडेक्स में डालना होता है जो भी इंडेक्स है उसका कॉरेस्पॉन्डिंग। अगर गूगल फाइनेंस पे उसका डायरेक्ट इंडेक्स है, लाइक IT का इंडेक्स है Nifty_IT, तो हम वो डालेंगे। अगर नहीं है तो हम सीधा उसका कोड डाल लेंगे जो भी हमारी ग्रीन टीम में ETF है। जैसे फॉर एग्जांपल गोल्ड का कोई गूगल फाइनेंस में ऐसा इंडेक्स का कोड नहीं है, तो गोल्ड के लिए मैंने गोल्ड बीज डाला हुआ है, सिल्वर के लिए सिल्वर बीज डाला हुआ है और MON 100 के लिए MON 100 डाला हुआ है। लेकिन अगर इंडेक्स अवेलेबल है, जैसे Nifty IT का इंडेक्स अवेलेबल है गूगल फाइनेंस, क्योंकि ये सारा डेटा गूगल फाइनेंस से आ रहा है, तो वहाँ इंडेक्स अवेलेबल होना चाहिए। उसके लिए क्या करना होता है, गूगल फाइनेंस पे आप जाइए, यहाँ गूगल फाइनेंस की वेबसाइट खोलनी है और फिर सर्च कीजिए Nifty IT। ठीक है, देखिए Nifty IT का इंडेक्स आ गया। लेकिन अगर मुझे चेक करना है निफ्टी स्मॉल कैप का कोई इंडेक्स नहीं है, थोड़े वर्ड्स चेक भी करने पड़ते हैं, स्पेस हटा के ऐसा वैसा करके, तो मैंने डाला निफ्टी स्मॉल कैप, तो ये आ गया। ये वो इंडेक्स नहीं है तो कोई ETF है। सिर्फ मैं स्मॉल कैप डालूं तो भी 2 ETFs आ रहे हैं, तो इंडेक्स नहीं आ रहा है हमारे पास, इसलिए हम उसका इंडेक्स का कोड, अगर मुझे स्मॉल कैप डालना होता तो मैं जो भी ETF ग्रीन टीम में डाल रहा हूँ वही कोड मैं इंडेक्स वाले में डाल दूंगा। ठीक है, यहाँ देख के आपको समझ में आ जाना चाहिए कि जिसका इंडेक्स गूगल फाइनेंस में नहीं है उसका सीधा ETF का कोड डाल दो, जिसका इंडेक्स अवेलेबल है उसका इंडेक्स डाल दो। ओके, तो इस वजह से मेरा MON 100 और Nifty IT मैंने एक्स्ट्रा डाले हुए हैं। बाकी जो है वो हमेशा रहेंगे, ये वाले SRTV पे बेस नहीं है। Nifty 50, Nifty Next 50, Nifty Bank, Nifty Financial Services, Mid 150 Bs, Gold Bs, Silver Bs और Sensex, यहाँ तक के ETFs हमेशा मेरी शीट में रहेंगे। इनको तो मैं लगातार ट्रेड करता रहूंगा। बाकी जो इसके नीचे हैं, ये MON 100 मैंने SRTV के हिसाब से और Nifty IT SRTV के हिसाब से डाला है। तो ये सब चीज़ें लर्न करने की हैं। कई लोग मुझे कहते हैं सर आप शीट में जब डालें हमें बता दें, जब हटाए तब हमें बता दें। मेरा उद्देश्य है, मेरा एंड गोल होता है कि आपको सिखाऊं, आप ताकि लॉजिक समझ जाएं और अपने आप से मैनेज कर पाएं, क्योंकि मैं हमेशा नहीं होऊंगा बताने के लिए, किसी वजह से मैं नहीं बता पाऊं, तो आपको उससे इफेक्ट नहीं होना चाहिए। आपको सीखना है तो सीखिए लॉजिक क्या है, उसके हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी को
चेंज कीजिए, उसमें एनहांसमेंट कीजिए। लेकिन मुझ पे पूरी तरह से रिलाई नहीं होना है आपको कि ये छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। मैं आपको लॉजिक बता रहा हूँ, कैसे मैं करता हूँ, लॉजिक को समझिए और इम्प्लीमेंट कीजिए। तो ये थे सारे अपडेट्स दोस्तों, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। तो इस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ये शीट परचेस करने का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपने वीडियो पहले नहीं देखा है तो वीडियो ज़रूर देख लीजिए, उसके बाद शीट परचेस करने का कंसिडर कीजिएगा। वीडियो आपने देखा है लेकिन आप किसी वजह से रुक रखे थे और अभी आपको लेना है तो डायरेक्ट लिंक भी मैं परचेस का यहाँ पे दे दूंगा आपको। ओके दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। मैं फिर मिलूंगा आपसे जल्दी ही अगले वीडियो में। नमस्कार।